वेलकम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद ब्लड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ ए काइंड ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। एक क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ कि ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कंसीडर करते हैं। रीज़न की इसके तीन रीज़न है। एक, इसमें जो सेल्स होती है दे डू नॉट डिवाइड। मैट्रिक्स में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और मैट्रिक्स इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ ब्लड इटसेल्फ, रादर द मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ लीवर। तो लीवर से बनकर मैट्रिक्स जो है ब्लड में आती है। कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई। हिमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्लड। हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो कलर है वो रेड है। ब्लड की जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है 7.4 और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5.6 लीटर मेल्स में। फीमेल में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होता है। दे हैव 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड इन देयर बॉडी। मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में और आई एक्सप्लेन यू कि अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड का एक पार्ट जिसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, वो बेसिकली प्लाज्मा भी कहते हैं, वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है और इसका जो परसेंटेज है वो 55% होगा। और जो रिमेनिंग 45% पार्ट है ब्लड का वो उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी उसमें पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया एंड वी स्टार्टेड विद प्लाज्मा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा को अगर हम कंपोजिशन देखें तो वी कैन सी दैट द 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज बेसिकली वाटर और उसमें 8 से 10% सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड होते हैं। इन सॉल्यूट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स काफ़ी कम होते हैं, 0.9% के आसपास हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं जो जिनको हम अप्रोक्सीमेटली 1% कर सकते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक, हमारे पास उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हैं, कुछ उसमें सॉल्ट्स होते हैं और कुछ उसमें डिजॉल्व्ड गैसेस होती है, जो मैंने आपको इनके बारे में पढ़ा दिया है। जो गैसेज हैं वो बेसिकली तीन तरह की मेनली गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो डिजॉल्व्ड आपकी गैस मिलेगी ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी क्योंकि इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। बच्चों, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 9% होता है। और ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मतलब ये वो सॉल्यूट्स होंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। और जब हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव प्रोटीन्स, देन वी हैव सम डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, देन वी हैव सम वेस्ट मटेरियल इन द प्लाज्मा. Heparin is also present, some defense molecules are present and some hormones are also present in the plasma. We started with protein. ब्लड में जो प्रोटीन हम स्टडी करने वाले हैं वो एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है और फाइब्रिनोजन। दीज आर सम मेन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द डिजॉल्व्ड स्टेट। और ये सारी प्रोटीन्स जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया मिल के 6 to 8% प्रपोर्शन जो पार्ट है वो बनाती है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। पहली प्रोटीन जो हमने डिस्कस करी वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली प्रोटीन अगर आपके ब्लड में है तो वो एल्ब्यूमिन है। आउट ऑफ 6 to 8% प्रोटीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा, द 4% प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है लेकिन इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। जो बाकी की प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में द एल्ब्यूमिन इज स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो ब्लड खुद नहीं बनाता है, तो इन दैट सेंस जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये भी लीवर से बनकर आती है। तो ये हमें याद रखना है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड देन इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। फंक्शन क्या होता है बच्चों एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, बहुत मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो आपके ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। और बिकॉज ऑफ दिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन द ब्लड हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अराउंड 28 to 32 mmHg। और यही वो प्रेशर है जिससे जो प्लाज्मा बाहर निकलता है इट कम्स बैक इनटू द ब्लड। तो अगर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर के कारण जो प्लाज्मा फिल्टर होकर बाहर टिश्यू फ्लूइड में एंटर करता है उसका वापस रिटर्न होना मुश्किल हो जाता है। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने देखा कि उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो आप डायग्नोसिस क्या करेंगे? बॉडी में स्वेलिंग होने की क्या रीज़न है? पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि उसका लीवर फंक्शनल टेस्ट कराएंगे आप LFT और देखेंगे कि लीवर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको लग जाएगा
आप जैसे ही उसकी जांच करेंगे आपको पता चल जाएगा कि द पर्सन इज हैविंग अ डैमेज्ड लीवर, लीवर डैमेज हो गया है। ब्लड का भी टेस्ट करेंगे, ब्लड में आपको प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम मिलेगी। तो क्या हो रहा है, उसका लीवर डैमेज है और लीवर एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं बना पा रहा है और उसके ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। और अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो जो प्लाज्मा फिल्टर होकर टिश्यू फ्लूइड में जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनमें जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और वहां पर स्वेलिंग होने लगेगी। और इस तरह की जो स्वेलिंग होती है बच्चों, इस तरह की स्वेलिंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पहले भी मैंने आपको समझाया होगा, फिर से एक बार बता देता हूं कि जो पेनलेस स्वेलिंग होती है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एडिमा। एडिमा की दो स्पेलिंग होती है, EDEMA भी बोलते हैं हम उसको और OEDEMA भी है। ये जो ऊपर वाली स्पेलिंग है ये अमेरिकन्स बोलते हैं और जो OEDEMA होगी ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से इसको बोला जाता है। तो अगर लीवर डैमेज हो जाए और ब्लड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, तो सिम्टम्स क्या होंगे, पूरी बॉडी में स्वेलिंग होने लगेगी और ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट टिश्यूज में चला जाएगा। और क्योंकि ब्लड का मोस्ट ऑफ द पार्ट टिश्यूज में चला जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम पड़ जाएगा और ऐसे में ब्लड का वॉल्यूम कम होने से द पर्सन में विल ऑल्सो हैव लो ब्लड प्रेशर। तो उसका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि जो प्लाज्मा ब्लड में होना चाहिए वो ब्लड वेसल्स में नहीं है बल्कि बाहर टिश्यूज में एंटर कर चुका है। तो दीज आर सम थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। उसमें से अदर प्रोटीन में से सेकंड नंबर की जो प्रोटीन मैं ले रहा हूं बच्चों वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ले रहा हूं। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5% होती है, सॉरी 2 to 2.5%। तो आप तो ये वाला फिगर मान लें कि नॉर्मली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो आपके ब्लड में 2% होनी चाहिए। और यूजुअली जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो है ब्लड में वो 2:1 होना चाहिए। तो ये बात भी सही है क्योंकि हमारा 4% एल्ब्यूमिन होती है और ग्लोब्यूलिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2% है, तो ये जो रेशियो होगा वो 2:1 आ जाएगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का। बच्चों ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये वापस 3 तरह की होगी जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है। द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला अल्फा ग्लोब्यूलिन है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा बीटा ग्लोब्यूलिन है और तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन है। ध्यान से सुन ले, जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन है बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, हम यहां लिख भी लें सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, और ये भी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। दूसरा बोथ आर बेसिकली ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ये भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन होती है, और ये भी ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन है। इन द सेंस अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन द ब्लड। आई रिपीट, जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो एग्जांपल देता हूं मैं, पहले एक चीज क्लियर कर लेंगे, याद रखेंगे कि अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। बिल्कुल एल्ब्यूमिन प्रोटीन की तरह इनका फॉर्मेशन भी लीवर में होता है और वहां से ये ब्लड में आ जाती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूंगा एक अल्फा ग्लोब्यूलिन का, इसका जो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है वो है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन, तो बच्चों ये जो सेरुलोप्लाज्मिन नाम की प्रोटीन है कौन सी कैटेगरी में आ रही है, ये अल्फा ग्लोब्यूलिन की कैटेगरी में आ रही है। तो ये जो सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन है ये आपके ब्लड में कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इन द सेंस जब आप अपना फूड कंज्यूम करते हैं और उसमें जो कॉपर आयंस हैं वो एब्जॉर्ब होके कॉपर आयंस आपके ब्लड में पहुंचेंगे, और ब्लड में कॉपर आयंस एंटर होने के बाद, ब्लड में पहुंचने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन अकेले नहीं होता है, मीन्स देयर हैज टू बी सम कैरियर प्रोटीन, कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होनी चाहिए जो उस कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करे। तो ये प्रोटीन हो गई सेरुलोप्लाज्मिन। तो जैसे ही कॉपर ब्लड में पहुंचेगा, प्लाज्मा में पहुंचेगा ब्लड में, वहां ऑलरेडी आपके ब्लड में ये सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन पहले से प्रेजेंट होगी और ये इमीडिएटली उस कॉपर आयन के साथ बाइंड हो जाएगी, एंड नाउ दैट कॉपर आयन विल बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द सेरुलोप्लाज्मिन इन द बाउंडेड फॉर्म।
इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। सिमिलरली अगर मैं, एक एग्जाम्पल बहुत है हमारे लिए बच्चों, सिमिलरली अगर मैं बीटा ग्लोबुलिन का कोई एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये मैं ले रहा हूँ ट्रांसफरीन। ट्रांसफरीन एक प्रोटीन है, बीटा ग्लोबुलिन की कैटेगरी में आ रही है बच्चों, ये उसका एग्जाम्पल है। जो ट्रांसफरीन प्रोटीन है, ये आपके ब्लड में आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो आयरन ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट बाय ट्रांसफरीन प्रोटीन। तो जो मैकेनिज्म मैंने अभी आपको कॉपर का समझाया, वही मैकेनिज्म आयरन का भी रहेगा कि हमारे डाइट में, हमारे खाने में, हमारे पानी में, लिक्विड में, जैसे भी कहीं पर भी आयरन प्रेजेंट है, तो वो आयरन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड में इमीडिएटली इट विल बाइंड विद द ट्रांसफरीन प्रोटीन, एंड द आयरन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द बाउंडेड फॉर्म विद द ट्रांसफरीन प्रोटीन। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ जब मैंने आपको ट्रांसफरीन पढ़ा दिया और हमारे पास ये ट्रांसफरीन प्रोटीन आ गई है, तो यहाँ आयरन से रिलेटेड एक और प्रोटीन है जिसका मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। बट रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ नॉट ए ब्लड प्रोटीन, इट इज़ नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन, जस्ट आयरन से रिलेटेड है। तो मैं आपको यहाँ उसके बारे में भी बता रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द नेम ऑफ अनदर प्रोटीन, दैट इज फेरिटिन प्रोटीन। तो बच्चों, फेरिटिन प्रोटीन का क्या, कहाँ मिलती है? ये सेल के अंदर मिलती है। मैं आपको समझा देता हूँ, हमें हमारा नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ये हमारे पास ब्लड है बच्चों, और इस ब्लड में ये आपकी, मैं यहाँ एक ग्रीन कलर से ये प्रोटीन बना देता हूँ। इस प्रोटीन का नाम है ट्रांसफरीन, और ये ट्रांसफरीन प्रोटीन आपके आयरन को कैरी कर रही है। तो यहाँ मैं ये एक आयरन का मॉलिक्यूल बना दिया। ये प्रोटीन टिश्यूज़ में पहुँचने के बाद ये वहाँ से बाहर निकलेगी, ये बाहर आ गई। ओके, बिल्कुल बाहर आ सकती है, क्योंकि इसको तो हर बॉडी की सेल को आयरन सप्लाई करना है। तो ब्लड में ही अगर घूमती रहेगी तो सेल्स को कैसे सप्लाई करेगी? तो ये प्रोटीन जो है ब्लड से बाहर भी आती है, टिश्यूज़ में जाती है। और मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सेल है आपके पास, ये देखिए एक कोई सेल है। तो सेल के पास यहाँ ऊपर एक रिसेप्टर होगा जो कि ट्रांसफरीन का रिसेप्टर है, और बाद में यहाँ से इस रिसेप्टर की हेल्प से ये जो आयरन है ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। अब अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल्स है वो आयरन को स्टोर करेगी, और आयरन का जो स्टोरेज होता है उसके लिए सेल को एक और नई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो नई प्रोटीन है उसका नाम है फेरिटिन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आयरन बाइंडिंग प्रोटीन हमारी बॉडी में दो होती है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हमारी बॉडी में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन दो होती है। एक ट्रांसफरीन है जो आयरन का, ये मैंने यहाँ बताया, ट्रांसफरीन है जो ब्लड में आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, और दूसरी फेरिटिन प्रोटीन। इसका क्या रोल होता है? ये सेल्स में आयरन को स्टोर करके रखती है। तो स्टोरेज भी आयरन का अकेले नहीं होगा, किसी बाउंडेड फॉर्म में होगा, किसी दूसरी प्रोटीन के साथ होगा, और वो दूसरी प्रोटीन का नाम है फेरिटिन। बट रिमेंबर, इस फेरिटिन का ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, ये सेल्स के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इट इज नॉट द ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड समथिंग लाइक दैट। मैंने तो आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। और जब मैंने बीटा ग्लोबुलिन में आपको एक एग्जांपल बताया ट्रांसफरीन का, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि आपको मैं एक और प्रोटीन के बारे में बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है फेरिटिन प्रोटीन। ये आयरन का स्टोरेज करती है सेल्स के अंदर, और ट्रांसफरीन प्रोटीन है वो ब्लड में मिलती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास ग्लोबुलिन हो गए, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। और यहाँ मैं आपको एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ हॉर्मोन्स की। ओके, हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो दो तरह के हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स, और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल हॉर्मोन्स। ओके बच्चों, ये जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स हैं, ये जब किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ब्लड में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड इटसेल्फ इज ए वाटरी एनवायरनमेंट। तो ये जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स हैं, इनको ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे आर सोल्यूबल इन ब्लड, बेसिकली दे आर सोल्यूबल इन ब्लड, एंड देयरफॉर दे डू नॉट नीड एनी कैरियर प्रोटीन, किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर जो फैट सोल्यूबल हॉर्मोन्स हैं, ये क्या बेटा,
पानी में ब्लड में जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ब्लड में डिजोल्व तो हो नहीं पाएंगे, है ना, ये नॉन पोलार होंगे, इन पे चार्ज भी नहीं होगा, तो ये ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में अगर ये ब्लड में ढंग से डिजोल्व ही नहीं होंगे तो ब्लड में इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो फैट सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होगी वो इन्हीं अल्फा या बीटा ग्लोबुलिन में से होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वहां से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, टीबीजी, है ना, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सबसे पहले ब्लड में जाएगा, और ब्लड में ऑलरेडी आपके पास ये टीबीजी नाम की एक प्रोटीन होगी, आई एम रिपीटिंग द नेम, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये उस थायरोक्सिन के साथ बाइंड हो जाएगी और फिर पूरी बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी। सिमिलरली बच्चों, जो सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे इस्ट्रोजन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हैं ये। तो इनका भी ट्रांसपोर्टेशन अकेले नहीं हो सकता है, लोनली नहीं हो सकता है, ये ब्लड में घूमेंगे, डिजोल्व नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होंगे। तो ऐसे में इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें कुछ अदर कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और उनको हम स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, जो इन प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं जो लीवर से बन के आती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेज इन द ब्लड। ये आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कई सारे फैट सोल्यूबल हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, और उसमें इनका मेजर रोल होता है। अब आ रहे हैं बच्चों हम ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे। तो ये जो ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, इसका फंक्शन अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इट इज नॉट ए कैरियर प्रोटीन, इट इज नॉट ए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, एंड इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। बेसिकली बच्चों ध्यान से सुनना, आप बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं। जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द पॉइंट, ये आपके एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। इनका जो शेप है ये इस तरह से वाई जैसा इनका शेप होता है। इनमें प्रोटीन की 4 चेन होती है जो मैंने यहाँ बनाई है, 1 2 3 और 4 प्रोटीन की चेन होती है। ये चारों चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहती है। तो ये वाई जैसा इनका शेप होता है, वाई जैसा मॉलिक्यूल है ना, इंग्लिश का वाई जैसा इनका शेप होता है बच्चों। दीज आर नोन एज गामा ग्लोबुलिन। गामा भी इसीलिए कहा क्योंकि वाई जैसा शेप बन रहा है। दे आर नोन एज गामा ग्लोबुलिन, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। अब अगर आपको पिछले कुछ लेक्चर्स का थोड़ा बहुत भी कुछ याद है, जब मैंने आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उस समय मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल टाइप के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। याद करिए, मैंने प्लाज्मा सेल्स की डेफिनेशन दी थी वहां पर, एक्टिवेटेड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, एक्टिवेटेड एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स are known as B lymphocytes are known as plasma cells। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि गामा ग्लोबुलिन जो है इनका प्रोडक्शन लीवर नहीं करता है, गामा ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ओके, गामा ग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, तो याद रखें, दिस प्लाज्मा सेल्स आर नथिंग, दिस प्लाज्मा सेल्स आर बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये। तो दीज आर बी लिम्फोसाइट्स। जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस से एनकाउंटर करते हैं, उनका एनकाउंटर होता है, और उस एनकाउंटर के बाद जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू करते हैं। और जब वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम उन बी लिम्फोसाइट्स को ही प्लाज्मा सेल्स
नाम देते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। एंटीबॉडीज क्या करते हैं बच्चों? एंटीबॉडीज आपके बैक्टीरिया और वायरस जो भी फॉरेन बॉडी एंटर कराए उसके साथ बाइंड होंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन और इनका प्रोडक्शन कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया। तो दैट मीन्स द गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि क्लियर हो गया कि ये बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव डिफेंस रोल, है ना, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग विथ एंटीजेंस। जो एंटीजन क्या होते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं हम उन्हें एंटीजेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हमारी सेकंड प्रोटीन जो होती है उसका फंक्शन कंप्लीट हुआ। ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में मैंने आपको समझाया। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। नाउ वी हैव फ्यू मोर प्रोटीन्स। देखो, आउट ऑफ 6 to 8% प्रोटीन, 6% प्रोटीन तो हमारी हो गई। अब बाकी की जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही समझाया, थर्ड टाइप ऑफ जो प्रोटीन होगी वो हमारी प्रोथ्रोम्बिन होगी। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, अब इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन, एक तो ये याद रखें, ये आपके ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन का क्या रोल है वो तो मैं जब आपको ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उस समय इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आपको तो इतना याद रखना है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? वो आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और उस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। जस्ट लाइक प्रोथ्रोम्बिन एक और प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये भी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो दोनों ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 4 तरह की प्रोटीन्स बच्चों मैंने आपको समझा दी। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कम बैक टू दिस पार्ट। हमारे पास कहाँ गया? ये इस पार्ट पर आ जाते हैं। हम प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव 7 to 9% ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, एंड आउट ऑफ दो 79% ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो 6 to 8% हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो मैं कोशिश करता हूँ यहीं लिख लेता हूँ। नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बच्चों कि अगर आप जो खाना खाएंगे वो बेसिकली डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्ट होके वो आपके एब्जॉर्ब होके सीधा कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड में जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा। तो जब आप ब्लड का एनालिसिस करेंगे, आप अपने प्लाज्मा का एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ आपको कुछ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। जैसे अगर आपने प्रोटीन खाई है तो आपको आपके प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपको काफ़ी सारा वहाँ पर ग्लूकोज भी मिलेगा। आप हो सकता है ग्लूकोज डायरेक्ट पी ले तो सीधा ब्लड में पहुंचेगा, और हो सकता है आपने स्टार्च खाया है, आलू खाया है, चावल खाए हैं, मक्का खाया है, इन सब में स्टार्च होता है, और उस स्टार्च का डाइजेशन से जो एंड प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज ही होता है। तो जैसे स्टार्च का डाइजेशन होगा ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला जाएगा। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी जो नॉर्मली वैल्यू है बच्चों वो 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये याद रखना है, भूलना नहीं है हमें कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या रहती है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें फिर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो 120 से ऊपर जाने लगती है। तो एटलीस्ट हमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे। द नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड इज 80 to 120। मान लीजिए आपने खूब सारा ग्लूकोज पी लिया है, ग्लास में आधा डिब्बा डाल के पी लिया है, तो एकाएक एक बार तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। वो हो सकता है 120 से 30, 40, 50, 60 तक चला जाए, 160, 170, 180 तक चला जाए, बट विद इन 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर वो सारा ग्लूकोज हमारा बॉडी ब्लड से निकलकर सेल्स में चला जाएगा, पर्टिकुलरली वो लीवर में जाएगा, और वहाँ वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस रिड्यूस होकर 120 की रेंज में आ जाएगा, 80 to 120 की रेंज में आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे खाना नहीं खाया है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते होते 80 से नीचे चला जाएगा। तो जो हमने थोड़ी देर पहले स्टोर किया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में, उसका उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज वापस ब्लड में आएगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ के 80 to 120 की रेंज में आ जाएगा। मीन्स नॉर्मली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स बिटवीन 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसके अलावा अगर आप फैट्स खा रहे हैं, घी तेल खा रहे हैं, तो उनके डाइजेशन से फैटी एसिड्स मिलेंगे, उन्हीं के डाइजेशन से ग्लिसरॉल मिलेंगे, और आपको कुछ जो है आपकी डाइट में कोलेस्टेरॉल भी होता है, तो आपको ब्लड में प्लाज्मा में कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होगा। और क्योंकि कोलेस्टेरॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इसका भी कंसंट्रेशन, कोलेस्टेरॉल की कंसंट्रेशन 150 to 260 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होती है बच्चों, पर 100 ml। ओके, ये क्या हो गया? पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल। दो कंसंट्रेशन आप याद रखें ब्लड में, ग्लूकोज की 80 to 120 और कोलेस्टेरॉल की जो है 150 to 260 मिलीग्राम पर 100 ml। प्लस आपकी डाइट में विटामिन भी होते हैं, तो हम विटामिन को खाएंगे तो वो भी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेंगे, तो आपके ब्लड में ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल, विटामिन एटसेट्रा। नाउ कम टू द वेस्ट्स। अब हमारे पास हमारी पूरी बॉडी सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाती है, और हमारे ब्लड का तो काम ही यही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स एंड गैसेज। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी सेल्स जो वेस्ट मटेरियल बना रही है उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड को ही करना है, तो आपको आपके ब्लड में कुछ वेस्ट्स भी मिलेंगे। और मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है बच्चों, तो मैं वेस्ट मटेरियल यहीं बता देता हूँ कि आपके ब्लड में कौन कौन से वेस्ट्स होते हैं। क्योंकि ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन का जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिया है, पर इसके अलावा आपके ब्लड में थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी मिलेगा। वी ऑल्सो प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड। इसके अलावा क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, दो और नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होते हैं। इन नाइट्रोजिनस वेस्ट्स के बारे में बाद में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट्स विच आर यूजुअली फाउंड इन आवर ब्लड, इन आवर प्लाज्मा, दैट आर यूरिया, सबसे ज़्यादा तो यही मिलेगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन। यूरिया की कंसंट्रेशन बच्चों हमारे ब्लड में 17 to 30 मिलीग्राम के आसपास रहनी चाहिए, 17 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, तो इस तरह से ये 4 हमारे पास, वन नंबर दे देता हूँ मैं क्योंकि ये बहुत टेढ़े जा रहे हैं ना, साइड में चले गए, तो ये आप ध्यान रखें, ये वेस्ट्स जो हैं ये 4 तरह के हो जाएंगे। फोर्थ कंपोनेंट विच यू फाइंड इन यूर ब्लड इज हिपेरिन। तो आप मुझे हिपेरिन के बारे में यहाँ ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। तो ये हमारे ब्लड की अननेसेसरी क्लोटिंग को रोकता है, हिपेरिन। हिपेरिन के अलावा बच्चों हमारे पास कुछ डिफेंस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे मैं 2 डिफेंस मॉलिक्यूल्स के नाम यहाँ लेना चाहूँगा। एक ले लेता हूँ लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम ये हमारे प्लाज्मा में मिलता है, लाइसोजाइम एंजाइम। बच्चों ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है ये। इस एंजाइम का नाम आई डोंट नो पहले कभी आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो अभी आप ध्यान से सुन लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये हमारी सलाइवा में होता है, ये हमारे टीयर्स में होता है, ये हमारे स्वेट में भी होता है, पसीने में भी होता है, और ये हमारे कुछ क्वांटिटीज़ की हमारे ब्लड में भी होती है। तो अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कोई बैक्टीरिया चला गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये लाइसोजाइम एंजाइम भी करता है। हमारे पास ऑफ कोर्स पूरा एक इम्यून सिस्टम है, हमारे पास कई तरह के WBCs हैं, वो बैक्टीरिया वायरस को लड़ने का काम करते हैं, मेन तो उन्हीं का रोल है, पर थोड़े बहुत बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम भी करता है। ये हमारी सलाइवा में भी होता है, तो थोड़े बैक्टीरिया तो हमारे मुंह में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई बैक्टीरिया आपकी आईज से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो हमारे टीयर्स हैं वहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये एग्जैक्टली लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है, ध्यान रखें, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये एंजाइम जो बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और अगर बैक्टीरिया की एक बार सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर बैक्टीरिया मर जाता है।
तो ये बैक्टीरियोसाइडल है, इट किल्स बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है। वायरस वगैरह पर ये इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उनके पास ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं है। तो मैं इस लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में लिख देता हूं, इट डाइजेस्ट द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, द सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास डिफेंस मॉलिक्यूल्स, कुछ जो आपके ब्लड में मिलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। और मैं एक और नाम यहाँ बताना चाहूँगा, आप ढंग से नोट्स बनाएं, मैं तो यहीं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जो हमारे पास डिफेंस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मैं 2 एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको, एक लाइसोजाइम एंजाइम दे रहा हूँ और एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर क्योंकि आपने इसका कभी नाम ही नहीं सुना है तो मुझे बताना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बच्चों, हमारे प्लाज्मा में लगभग 30 प्रोटीन्स का एक ग्रुप है और मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा। और ये प्रोटीन्स करती क्या है कि जब भी कभी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाता है तो ये जो 30 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, ये सारी, इनको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया बॉडी में कोई घुस गया है, तो दे विल गो एंड विल अटैक ऑन द बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन है ना, लिविंग नहीं है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। 30 टाइप की डिफरेंट प्रोटीन्स है, तो ये क्या करेगी बच्चों कि ये उसकी सेल वॉल में जाके इस तरह का, ये जो 30 टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, इस तरह का एक वहाँ पे पोर क्रिएट करेगी, इस तरह का एक छेद बना देगी। और जैसे ही ये छेद बन गया, बाहर से खूब सारा प्लाज्मा वगैरह जो कुछ भी टिश्यू फ्लूइड है वो सब अंदर घुस जाएगा और ये जो बैक्टीरिया है ये फूल के बर्स्ट हो जाएगा और मर जाएगा इस तरह से। और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो 30 प्रोटीन्स है उन्होंने बनाया है और इसको नाम देते हैं हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये बैक्टीरिया की उस मेम्ब्रेन में, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और उसकी सेल वॉल में एक पंक्चर कर देगी, इस तरह से एक ऐसा होल बना देगी। और एक बार ये होल बन गया तो बाहर का लिक्विड अंदर एंटर कर जाएगा और बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अगेन, इसलिए मैंने ये बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और ये जो लाइसोजाइम है, दे आर डिफेंस मॉलिक्यूल्स। तो आपने नहीं सुना ना बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम आज से पहले कभी? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ अराउंड 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा which identify the bacteria and create a membrane attack complex in their cell wall and membrane. And due to the formation of this membrane attack complex, the tissue fluid and plasma enter into the bacteria resulting in swelling and burst of the bacteria, जिससे वो डेथ हो जाएगी उस बैक्टीरिया की। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको प्लाज्मा में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और एक लास्ट कंपोनेंट है हॉर्मोन्स। तो अब हॉर्मोन्स के बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने हॉर्मोन्स बना के ब्लड में ही रिलीज करेगी और ब्लड के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब कभी भी आप ब्लड की प्लाज्मा का एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें ये हॉर्मोन्स भी मिलेंगे। हॉर्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं, इसलिए मैं कितना % हॉर्मोन होंगे, ये नैनोमोलार या पिकोमोलार कंसंट्रेशन की रेंज में होते हैं हॉर्मोन्स, तो इसलिए हम इनके परसेंटेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट यू बी अवेयर कि जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये आपके ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम हमारे ब्लड का एक पार्ट कंप्लीट करते हैं, और वो कौन सा पार्ट कंप्लीट किया? प्लाज्मा वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। 55% जो हमारे पास प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% वाटर है और 8 to 10% सॉल्यूट्स हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स आपको प्लाज्मा में मिलते हैं वो हमने सारे यहाँ डिस्कस किए। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स है, उनके बारे में बात शुरू करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।